तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 90 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम लोगों के ऊपर फायरिंग हो रही होती है और टॉम ली डिसाइड कर लेता है जो भी ये फायरिंग करवा रहा है टॉम प्योंगयन चो के सेकंड सन को उन लोगों से बचाएगा, यानी कि उसकी जान बचाएगा। टॉम लोगों के ऊपर अभी फायरिंग हो रही होती है और टॉम कहता है तो ठीक है, सेकंड सन को शिन के ऊपर छोड़ देते हैं और हम निपटते हैं इन पिल्लों से। हे शांगुई, मैं बताना भूल गया, क्या तुमने योंगचोल को कहा है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही हमारा काम यहाँ पे पूरा हो जाता है हमें यहाँ से निकलना होगा। शांगुई कहता है सर मैंने उस चीज का पहले ही बंदोबस्त कर लिया है, योंगचोल पहले ही अपने काम में लग चुका है। वही हम देखते हैं हांशु को जो उड़ उड़ के उन बंदों के ऊपर लाते बजा रहा होता है जो उनके ऊपर फायरिंग कर रहे थे। हांशु इन बंदों को मारते हुए कहता है यहाँ पे सरचो का फ्यूनरल चल रहा है, तुम्हें कम से कम यहाँ पे तो हंगामा नहीं मचाना चाहिए। तभी हांशु के पीछे से 3-4 बंदे और आते हैं हांशु को मारने के लिए और कहते हैं क्या आखिर ये क्या है? हे, उसे घेर लो। जैसे ये लोग हांशु के ऊपर हमला करने वाले होते हैं इतने में ही इनके सामने एक फ्लैश ग्रेनेड आके फटता है, जिस वजह से इन बंदों की आंखें चौंधिया जाती हैं, इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। ये बंदे अभी अपनी आंखें ढक के बोल रहे होते हैं क्या आखिर ये क्या है? क्या ये एक फ्लैश ग्रेनेड है? हे, क्या यहाँ पे आने से पहले तुमने इनकी तलाशी नहीं ली थी? इनके पास फ्लैश ग्रेनेड कहाँ से आया? और ये जो फ्लैश ग्रेनेड होता है ये फेंका होता है जिनचोल ने, लेकिन पता नहीं जिनचोल ने फ्लैश ग्रेनेड को छुपाया कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे आने से पहले इन सब की तलाशी ली गई थी। तो खैर जैसे ही यहाँ पे फ्लैश ग्रेनेड फटता है इतने में ही मैनेजर किम लोग यहाँ से भागने लगते हैं। ये सारे के सारे अभी यहाँ से भाग रहे होते हैं और टॉम कहता है मुझे तो युग गाजंग खाने के लिए भी नहीं मिला, यहाँ आके मैं उसे खाना चाहता था। सच में जिंदगी बेकार है अगर मैं यहाँ पे आके उसको ना खा पाया। किम, तुम कैसे हो? क्या सब कुछ ठीक है? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा इंसान है जो इस तरह की सारी प्लानिंग करवा सकता है? मैनेजर किम कहते हैं अभी मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है अभी हमें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें पहले जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। मुझे लगता है हमारी पहली प्रायोरिटी सेकंड सन को ढूंढना होगा। हमें कुछ भी करके सरचो के सेकंड सन तक पहुँचना होगा। वही थोड़ी सी दूर में हम देखते हैं जो योंगचोल होता है वूजियांग के साथ कार में बैठा हुआ होता है और ये लोग यहाँ पे मैनेजर किम का ही इंतजार कर रहे होते हैं, यानी कि उन सारे के सारे लोगों का। योंगचोल सिगरेट पीते हुए वूजियांग को कहता है आखिर तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? वूजियांग कहता है मैं मामले को और ज्यादा खराब नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता ये जो हंगामा हो रहा है ये और ज्यादा बढ़े, बस यही वजह है जिस वजह से मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। योंगचोल सिगरेट का धुआं बाहर छोड़ते हुए कहता है बेवकूफ कहीं का। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इंचियोन का सीन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एस इंटरनेशनल स्कूल और यही वो स्कूल होता है जहाँ पे प्योंगयन चो का सेकंड सन पढ़ता होता है और उसी को ढूंढने के लिए यहाँ पे मिशन मिला होता है सैरा सिन को। सैरा सिन अभी इस स्कूल में एक स्टूडेंट बन के पहुंच चुकी होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अकेली सैरा ही ऐसी नहीं होती जो सरचो के सेकंड सन को ढूंढने के लिए यहाँ पे आई होती है। दरअसल सेकंड सन के पीछे अभी काफी सारे लोग पड़े हुए होते हैं और वो लोग कहीं भी हो सकते हैं, उनका हमें कुछ भी नहीं पता। तो खैर सैरा मस्त मासूम सी लड़की बन के यहाँ पे पहुंच जाती है और अपने मन में बोल रही होती है तो यही है इंटरनेशनल हाई स्कूल, इसका मतलब सरचो का सेकंड सन यहीं पे पढ़ता है। इससे पहले कि उसे कोई और ढूंढे मुझे उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। तो खैर इसके बाद सैरा अपनी क्लास में एंटर करती है और क्लास टीचर सारे के सारे स्टूडेंट्स को कहता है एक्सक्यूज मी, सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक ट्रांसफर स्टूडेंट आई है, इसलिए मैं चाहता हूँ जब ये नई स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन दे तो तुम सब ध्यान से सुनो। इसके बाद सैरा अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करती है। सैरा कहती है हाय मेरा नाम है सैरा सिन, मैं यहाँ पे बेवर्ली हिल से आई हूँ। मेरे पेरेंट्स एक फॉरेन ट्रेड कंपनी चलाते हैं और मेरे ग्रैंडफादर फॉरेन अफेयर्स ट्रेड के एक प्रोफेशनल हैं। मेरा ट्रांसफर यहाँ पे हुआ है ताकि मैं यहाँ पे अच्छी एजुकेशन ले सकूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। टीचर कहता है बहुत बढ़िया मिस सिन, ठीक है पहली क्लास शुरू होने से पहले आपको जो भी सीट अच्छी लगे आप वहाँ पे बैठ जाओ। इसके बाद सैरा आगे बढ़ने लगती है किसी बेंच में बैठने के लिए। साथ साथ में सैरा अपने मन में बोल रही होती है मेरी जानकारी के मुताबिक सेकंड सन इसी क्लास में होना चाहिए। इसके बाद सैरा एक बेंच में जाके बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं सैरा के बगल में ही एक लौंडा होता है जो कि सैरा को कहता है तुम यहाँ पे बेवर्ली हिल्स से आई हो ना, तुम्हारा स्वागत है, मेरा नाम है गुई। जैसे ये बंदा अपना आधा नाम लेता है इतने में ही यहाँ पे एक दूसरा बंदा आता है और कहता है हे नई लड़की, तुमसे मिलके अच्छा लगा, तो तुम यहाँ पे बेवर्ली हिल्स से आई हो? सैरा स्माइल करते हुए उस लौंडे को कहती है हाँ लेकिन मेरा जन्म ईस्ट कोस्ट में हुआ था। लेकिन जो लौंडा सैरा के सामने खड़ा होता है वो हवस भरी नजरों से देख के सैरा को कहता है ओ अच्छा, मुझे पता है, लेकिन पता नहीं क्यों तुझे देख के मेरी नीयत फिसल रही है। और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है जेफ लोगन। वैसे आपको बता दूं जो सैरा है ना वो इन लोगों से उम्र में काफी ज्यादा बड़ी होगी, बट सैरा खुद को मेंटेन करके रखती है इसलिए मेरे हिसाब से वो छोटी लगती है। अभी जेफ लोगन सैरा के कंधे में हाथ रखता है और कहता है तू मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू खुद को स्पेशल महसूस करे, क्योंकि स्पेशली मैं उन्हीं लड़कियों के ऊपर अपना हाथ रखता हूँ। लेकिन इतने में ही जो दूसरा बंदा होता है जो पहले सैरा से बात कर रहा था वो जेफ लोगन का हाथ
सैरा के कंधे से हटाते हुए कहता है, लोगन, मैंने तुझे कहा था ये तुच्छी हरकतें यहाँ पे मत करा कर। मैं जानता हूँ तू लोगों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा वो डिजर्व करते हैं। लोगन कहता है, अबे ओए, मैं बोल रहा हूँ मेरा हाथ छोड़ दे। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने चौड़ा होने की? तू सिर्फ अपने बाप प्योंगयन चो की दूसरी औलाद है। और लोगन की बातों से हमें पता चलता है ये जो चश्मे वाला बंदा है यही है प्योंगयन चो का दूसरा बेटा। लेकिन आगे हमें काफी ज्यादा ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं मैनेजर किम लोग सारे के सारे कार में जा रहे होते हैं और ऑब्वियसली कार को वू जियांग चला रहा होता है। टॉम अभी एक स्माइल के साथ बोल रहा होता है, प्योंगयन चो, मानना पड़ेगा वो इंसान बहुत ज्यादा कमाल का था। सच में ये बात काफी ज्यादा हैरानी वाली है। आखिर उस जैसा इंसान इस दुनिया को छोड़ के कैसे जा सकता है? और वो कम से कम चला ही गया है तो मरने से पहले मेरे लिए कुछ छोड़ के तो जाता, क्योंकि जब पैसों को संभालने की बात आती है तो मुझसे बढ़िया आदमी उसे कहीं नहीं मिलता। इतने में ही मैनेजर किम कहते हैं, हमें जल्दी से सेकंड सन को ढूंढ के उसे बचाना होगा। हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ पता है तो तुम हमें बता सकते हो। वू जियांग कार चलाते हुए कहता है, मुझे माफ करना लेकिन सर गुगवान चो के बारे में जानकारी बहुत ज्यादा कम है। उनकी किसी भी जानकारी को काफी ज्यादा सीक्रेट रखा जाता है, इसलिए मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन मैंने सुना है वो काफी हद तक अपने फादर की तरह है। इसके बाद जिनचोल, जिसका गाल अभी टॉम के शरीर से दबा हुआ होता है, वो कहता है, क्या मतलब वो सर चो की तरह है? वो जियांग कहता है, मेरा मतलब वो दिखता भी सर चो की तरह है और उसका स्वभाव भी सर चो की ही तरह है। खास करके जो उसका स्वभाव है उसे कहा जाता है कि वो बिल्कुल सर चो की ही तरह है और इसी वजह से सेकंड सन के काफी सारे फॉलोअर्स भी हैं। सेकंड सन कभी भी कमजोर लोगों के ऊपर हाथ नहीं उठाता है। वो हमेशा कमजोर लोगों की मदद करने की कोशिश करता है। अगर उसके सामने कभी भी कोई अत्याचार होता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्कूल का सीन। हम देखते हैं सर चो का बेटा जेफ लोगन के मुक्का मार के उसको जमीन में पटक देता है और कहता है, लोगन, मैं आखिरी बार तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तूने एक और बार मेरे सामने ऐसी तुच्छी हरकतें करी तो तेरे लिए वो अच्छा नहीं होगा। भले ही तेरा रिश्ता हमारी कंपनी के साथ हो या फिर मेरे फैमिली के साथ, लेकिन मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि मैं अपने परिवार का दूसरा बेटा हूँ। वैसे भी तूने ही कहा था मैं अपने परिवार का दूसरा बेटा हूँ, इसलिए जायदाद में मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा। इसलिए समझ ले मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, इसलिए मैं तुझे बहुत मारूंगा अगर तूने अगली बारी से कोई तुच्छी हरकतें करी। इसके बाद गुगवान चो सैरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, हे यंग लेडी, मुझे माफ करना, तुम्हें ये सारी चीजें देखनी पड़ी। कभी कभी ऐसी चीजें देख के मुझे अचानक से गुस्सा आ जाता है। मैं सोच रहा था एक लड़की के सामने मुझे अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन इसकी हरकतें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन यार ये सारे के सारे लोग सैरा के सामने बच्चे हैं। ये लोग सैरा को किसी भी चीज में बेवकूफ नहीं बना सकते। दरअसल ये जो चश्मे वाला लड़का होता है ये शायद प्योंगयन चो का बेटा नहीं होता और यही बात सैरा को भी लग रही होती है। भले ही यहाँ पे ये दिखावा कर रहा है कि ये प्योंगयन चो का बेटा है, लेकिन सैरा को इसके ऊपर शक है। इसीलिए सैरा एक स्माइल के साथ इस लौंडे को कहती है, तुमने जो मेरे सामने ये शो करा है मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन पता है तुम लोगों को एक्टिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता। कम से कम तुम दोनों को अपनी एक्टिंग को एक सुर और ताल के साथ करना चाहिए। जैसे कि ये लोगन नाम का लड़का, इसके मुक्का पड़ने से पहले ही ये जमीन में गिर गया। मुझे लगता है तुम मेरे सामने ये एक्टिंग कर रहे हो, इसकी जरूर कुछ ना कुछ तो वजह होगी। तो इसलिए अब एक्टिंग करना बंद करो और मुझे बताओ तुम असल में हो कौन और आखिर तुम्हें ये एक्टिंग करने के लिए किसने कहा है। सैरा इतनी ज्यादा चालाक होती है कि इन लॉन्डो का लगभग वो सारा का सारा खेल समझ चुकी होती है और साथ साथ में सैरा अपने मन में बोल रही होती है, सर चो का सेकंड सन बनने के लिए इसने काफी ज्यादा एक्टिंग करी है। यहाँ तक कि इसने सर चो की ही तरह चश्मा पहना हुआ है। इसका साफ साफ मतलब है सर चो का असली बेटा भी यहीं आसपास कहीं है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कार के अंदर जो मिंजी होती है वो कहती है, क्या हमें सेकंड सन के बारे में कुछ भी नहीं पता? इतनी कम जानकारी के साथ हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? लेकिन टॉम एक स्माइल के साथ कहता है, चिंता मत करो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सैरा अपने मिशन में फेल हो जाए, क्योंकि बेकोहाम की एक खासियत है वो अपना मिशन पूरा करके। टॉम के इतना कहते ही जो वू जियांग होता है वो कार को अचानक से रोक देता है, क्योंकि कार के सामने अचानक से एक बंदा आ जाता है। अचानक से कार को रुकने की वजह से उस पे जो झटका लगता है, इसलिए टॉम कहता है, क्या हुआ, तुमने कार ऐसे अचानक से क्यों रोक दी? वू जियांग अभी हाँफ रहा होता है और खुद से बोल रहा होता है, कैसे कैसे आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद वू जियांग मैनेजर किम को कहता है, सर आपने वो बात तो सुनी ही होगी कि सर चो हमें बार बार बोलते रहते थे कि कोरिया में ऐसे कुछ खतरनाक लोग हैं जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। मैनेजर किम कहते हैं, हाँ मैंने इस बारे में सुना है। तो वू जियांग कहता है, दरअसल ऐसे लोग सिर्फ कोरिया में ही नहीं है, ऐसे लोग चाइना में भी हैं, जिनके लिए सर चो ने हमें कहा है कि हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। वो लोग हमेशा सर चो के रडार में रहे हैं क्योंकि वो सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खतरनाक हैं। मैनेजर किम कहते हैं, क्या इसका मतलब ये है कि वही जो बंदा इनकी कार के सामने खड़ा होता है वो धीरे धीरे करके इनकी कार की तरफ आने लगता है और शांगुई जो कार के अंदर बैठा हुआ होता है वो उस बंदे को पहचान जाता है और कहता है, हे यांगचोल, क्या ये? यांगचोल कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
क्या ये सच में वही है? यहाँ तक कि जो बंदा भी कार की तरफ चलता हुआ आ रहा होता है उसको देख के टॉम भी हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है एक पुराना सीन जिस समय टॉम प्योंगन चो से कॉल पे बात कर रहा होता है। टॉम प्योंगन चो से कॉल पे बोल रहा होता है, कम ऑन, क्या सच में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने काफी बड़ा फैसला करा था किसी बाहर के देश के बंदे को अपनी कंपनी में ज्वाइन करवाने का। मुझे लगता है वो बंदा मेरी कंपनी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। प्योंगन चो कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं मानता है और ऊपर से उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये बात तो काफी ज्यादा पक्की है कि वो एक कमाल का बंदा है, लेकिन मैं उसे तुझे रिकमेंड नहीं करता। टॉम खुद से कहता है, क्या मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है? यहाँ तक कि मैं भी उस बंदे को अपने आप के लिए काम नहीं करवा सकता। प्योंगन चो कहता है, उस तरीके का इंसान जिसके पास काफी ज्यादा पावर होती है, ऐसा इंसान कभी किसी के लिए काम नहीं करता। इसलिए टॉम, अगर तेरा सामना कभी भी उस इंसान से होता है, मैं तुझे यही सलाह दूंगा कि उससे फाइट करने से बचियो, क्योंकि उस इंसान की ताकत बहुत ज्यादा कमाल की है। और वही बंदा भी खड़ा होता है मैनेजर किम लोगों की कार के सामने, जो कि कार के ऊपर हाथ रखता है और मैनेजर किम लोगों को कहता है, बाहर आओ। ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है यूचन होंग और ये उन 9 लोगों में से होता है जिसे प्योंगन चो जिंदा रहते रहते अपने साथ मिलाना चाहते थे। और अगर प्योंगन चो किसी बंदे को अपने साथ मिलाना चाहते होंगे तो इसका मतलब वो बंदा सच में काफी ज्यादा खतरनाक होगा। ये बंदा कितना खतरनाक है इस बात का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि इस चैप्टर का नाम था डेंजरस इंडिविजुअल, जो कि इसी बंदे की वजह से रखा गया होगा। तो खैर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला चैप्टर भी अच्छा लगा होगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस मिस ना कर सको। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।